हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मौसम मंच पर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन एक नया अध्याय लेकर आए हैं और ये अध्याय नंबर 10 होगा आपका और टॉपिक का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, यानी बेटे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बेटे ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है और इससे पहले अपन ने नवा टॉपिक लिया था जिसमें खाद्य उत्पादनों को बढ़ाने में कौन सी कार्यनीति अपनाई जाती है, जिसके अंदर जंतु प्रजनन अपन ने पढ़ा, जिसके अंदर पादप प्रजनन अपन ने पढ़ा। जंतु प्रजनन के अंदर बेटे अपन ने पशुपालन सीखा, उसमें मधुमक्खी पालन के बारे में बताया, मत्स्य पालन के बारे में बताया, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बताया, पादपों में बेटे जनन के बारे में, संकरण क्या होता है इसके बारे में बताया। बेटे ये टॉपिक जो होगा ये होगा हमारा यानी माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी बेटे जो सूक्ष्म जीवी होते हैं उनका मानव कल्याण के अंदर क्या क्या उपयोग होता है। तो बेटे ध्यान रखना, जो सूक्ष्म जीवी हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी संसार के सभी कोने में पाए जाते हैं और बेटे ये संसार के सभी कोने के साथ साथ ये हवा में आपको मिल जाएंगे, ये पानी में आपको मिल जाएंगे, ये मिट्टी में आपको मिल जाएंगे, यानी सर्वव्यापी यानी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। सूक्ष्म जीवी के रूप में बेटे जीवाणु हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं और कवक हो सकते हैं। बेटे ये जो सूक्ष्म जीवी हैं ये मानव को हानि भी पहुंचाते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो मानव कल्याण के लिए लाभदायक भी होते हैं। बेटे इन सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है वह कई घरेलू उत्पाद बनाने में किया जाता है। जैसे अपन दही बनाते हैं तो बेटे जानते हो दही क्या है? दही करोड़ों सूक्ष्म जीवी या जीवाणुओं का घोल होता है। दही के अंदर कई प्रकार के मतलब जो है कई संख्या में लाभदायक जीवाणु जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसे लैक्टो एसिड बेसिलस जीवाणु कहा जाता है। बेटे तो दही बनाया जाता है, कर्ड बनाया जाता है, योगर्ट बनाए जाते हैं। तो ये तो मानव कल्याण में बेटे जो है क्या कहते हैं दैनिक जीवन में है। उसके अलावा औद्योगिक में भी बेटे कई सारे जीवाणु काम में लिए जाते हैं, है ना। एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है सिरका बनाने में, वाइन बनाने में। उसके अलावा कई सारे बेटे जो है जैव नियंत्रण कार्य के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ये जो व्हाइट मल होता है बेटे सीवेज जो का पानी होता है, इसके उपचार में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब जो है बेटे सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग होगा वह घरेलू उत्पाद निर्माण में किया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाएगा, व्हाइट मल के उपचार में बेटे इसका उपयोग किया जाएगा और जैव नियंत्रक जो कारक होते हैं उनमें बेटे इसका उपयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन को यही देखना है कि कौन कौन से ऐसे यूजेज हैं जिनके अंदर ये सूक्ष्म जीवी काम आते हैं। तो आइए बेटे शुरुआत करते हैं अपन इसकी। तो बेटे यहां पर हमारे पास में पहला जो लेक्चर होगा और इसमें नंबर 1 आप इसके दे दीजिएगा और ये होगा बेटे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी। ये टॉपिक है बेटे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी। तो इसमें आप देखिएगा कि पृथ्वी पर सूक्ष्म विज्ञान तंत्र के प्रमुख घटक क्या होते हैं बेटे? सूक्ष्म जीव होते हैं। यानी ये भी आपको याद रखना है कि धरती पर अगर कोई जैव वैज्ञानिक तंत्र है तो जैव वैज्ञानिक तंत्र के जो प्रमुख घटक होंगे बेटे ये माइक्रोब्स होते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, यानी यहां आपको याद रखना है बेटे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हवा के अंदर भी बेटे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं वहां भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, हमारे भोजन में, हमारी वायु में, हमारे आवास में, हर जगह पर बेटे आपको सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं बेटे ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का माने तीनों मंडल आ गए बेटे इसके अंदर, यानी आपको ये मृदा में भी देखने को मिलेंगे, जल में, वायु में, यहां तक कि हमारे शरीर में भी ये पाए जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखना बेटे कि सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये है कि पृथ्वी पर जो जैव वैज्ञानिक तंत्र है इसका मुख्य आधार किसे माना गया है? तो इसका मुख्य आधार बेटे माइक्रोब्स को माना गया है, सूक्ष्म जीवों को माना गया है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो माइक्रोब्स होते हैं बच्चों ये माइक्रोब्स जो है सर्वव्यापी होते हैं, यानी पूरे के पूरे स्पेस के अंदर या पूरा जो हमारे धरती का तीनों मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल, थल मंडल, तो तीनों मंडलों के अंदर ये सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है सर्वव्यापी यानी बेटे कॉस्मोपॉलिटन।
यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी पाए जाएंगे और अन्य प्रकार के प्राणी और पादपों में भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कहोगे हमारे शरीर में कैसे पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में बेटे इकोलाई जीवाणु है वो हमेशा पाया जाता है। आप कहोगे पादपों में कैसे पाए जाते हैं, तो राइजोबियम जीवाणु है जो जड़ों में पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये बेटे धरती के हर कोने पर पाए जाते हैं, धरती के हर जो है क्या कहते हैं आवास में पाए जाते हैं। तो जल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं, यहां तक कि पादप और जंतुओं के शरीर में भी ये पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे फिर तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सूक्ष्म जीव विविध रूपांतरित जैसे प्रोटोजोआ है ना, जीवाणु है, कवक है तथा सूक्ष्मदर्शी पादपों प्राणियों में ये होते हैं। उसके अलावा वायरस है, विरोइड है और प्रियोन है, ये भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक के रूप में पाया जाता है। तो कहने का मतलब जो सूक्ष्म जीव होंगे उसके अंदर बेटे आपको याद रखना है कि जीवाणु के रूप में पाए जाएंगे, उसके अलावा प्रोटोजोआ के रूप में ये पाए जाएंगे, उसके अलावा बेटे ये वायरस के रूप में ये पाए जाएंगे और साथ में ये कवक के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारों को आप सूक्ष्म जीवी कह सकते हो। सूक्ष्म जीवी का माने ये होगा बेटे कि मोस्टली जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वह एक कोशिकीय सजीव होते हैं, ये याद रखना, जो कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे सजीवों को कहा जाता है सूक्ष्म जीवी। तो याद रखिएगा बच्चों कि सूक्ष्म जीवी विविध रूप में पाए जा सकते हैं। जैसे पहले क्या याद रखोगे, प्रोटोजोआ, उसके बाद में बेटे जीवाणु भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। वायरस के कई रूप होते हैं जिन्हें विरोइड भी कहा जाता है और प्रियोन भी कहा जाता है। कुछ तो बेटे प्रोटीन रहित होते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड रहित होते हैं जिन्हें विरोइड और प्रियोन कहा जाता है। तो एक बार याद कर ले बेटे, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में दिया है, सूक्ष्म जीव के बारे में दिया है, क्योंकि ये चैप्टर ही टोटली सूक्ष्म जीवों से संबंधित होता है। तो बच्चों याद रखना कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और अधिकतर एक कोशिकीय रचना होती है, यह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें अधिकतर माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है बेटे। तो ये सूक्ष्म जीव का आवास क्या है, तो बेटे याद रखना ये सर्वव्यापी होते हैं। ये जल में मिलेंगे, थल में मिलेंगे, मिट्टी के अंदर पाए जाएंगे, वायु के अंदर पाए जाएंगे, यहाँ तक कि ये हमारे शरीर में, अन्य जंतुओं के शरीर में और पादपों के शरीर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। किस रूप में सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं, तो बच्चों जीवाणु भी सूक्ष्म जीवी है ना, प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवी है, उसके अलावा वायरस है और कवक है। तो ये चार रूपों में आपको सूक्ष्म जीवी याद रखना है, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ और साथ में बेटे कवक। तो ये सूक्ष्म जीवों के रूप में ये पाए जाते हैं। आइए बेटे आगे देखते हैं। तो यहां पर ये जो जीवाणु और अधिकांश कवक के समान सूक्ष्म जीवी का जो मीडिया है, यानी यहां पर आप देखो बेटे कि जीवाणु और अधिकांश जो कवक के समान सूक्ष्म जीवों का पोषक मीडिया पर उगाया जा सकता है ताकि यहाँ पर ये वृद्धि कर और एक कॉलोनी का रूप ले सके, यानी इसको कहोगे बेटे संवर्धन। तो संवर्धन के माध्यम से बेटे इन्हें किसी भी कल्चर मीडिया पर उगाया जा सकता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जीवाणु का भी संवर्धन करवाया जा सकता है ना। उसके बाद में बेटे कवक का भी संवर्धन करवाया जा सकता है। हाँ, वायरस का कल्चर नहीं किया जा सकता, ये याद रखना। बाकी और जितने भी सूक्ष्म जीवी हैं उनको किसी भी माध्यम पर उगाया जा सकता है और वहां पर बेटे वो कई सारी संख्या के समूह के रूप में बनते हैं, तो उन्हें वहां पर कॉलोनी कह दिया जाता है। तो याद रखना कि जीवाणु और अधिकांश कवक को समान सूक्ष्म जीवों को पोषक माध्यमों पर, यह ध्यान रखें बेटे, पोषक माध्यम यानी कल्चर मीडिया पर उगाया जा सकता है और कल्चर मीडिया पर यह वृद्धि करके और वहां पर यह कॉलोनी के रूप में दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीवी मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं और ये पशुओं में तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये भी याद रखना बेटे, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं, मैंने क्या कहा कि अधिकांश माइक्रोब जो होंगे बेटे वो रोगकारी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीवी होते हैं जो लाभकारी होते हैं। तो अधिकांश जो सूक्ष्म जीवी होते हैं ये बेटे मनुष्य के अंदर या अन्य जंतुओं के अंदर या पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं। ये तो बेटे अपने डिजीज में भी पढ़ा है
जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं, वायरस जनित रोग क्या होते हैं, कवक जनित रोग क्या होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सूक्ष्म जीवी है ये मनुष्य में भी रोग पैदा करते हैं, और मनुष्य के अलावा जो बेटे अन्य जंतु होते हैं, अन्य पादप होते हैं, वहां पर भी ये सूक्ष्म जीवी रोग पैदा करते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है। हाँ, तो बेटे पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अधिकांश सूक्ष्म जीवी मनुष्य के लिए कैसे होते हैं बेटे, लाभप्रद होते हैं, है ना। ये अधिकांश तो नहीं कह सकते बेटे, क्योंकि कुछ ही सूक्ष्म जीवी मनुष्य के लिए लाभप्रद होते हैं, हालांकि कुछ होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। और मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीवों का कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान पर निम्नलिखित परिचर्चा की गई है। यानी बेटे यहां पर अपन देखेंगे कि कौन कौन से उद्योगों में, कौन कौन से रूप में ये सूक्ष्म जीवी हमारे लिए लाभप्रद होंगे। तो यहां आप देख लें कि बेटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, पशुओं में और पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीवी होते हैं बेटे ये मनुष्यों के लिए क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं। और मानव कल्याण के प्रति सूक्ष्म जीवों का कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहां पर आप देख लें। पहले बेटे आपको इस चैप्टर के अंदर सूक्ष्म जीवी के बारे में जानकारी लेनी है। तो बच्चों मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि सूक्ष्म जीवी वह जीव जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें अधिकांशतः माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। बेटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं, मतलब ये जल में, थल में, वायु में और मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे शरीर में भी पाए जाएंगे, जंतुओं के शरीर में भी पाए जाएंगे और पादपों के शरीर में भी पाए जाते हैं। बेटे ये जो सर्व सूक्ष्म जीव हैं ये वायरस के रूप में, ये जीवाणु के रूप में, ये कवक के रूप में और प्रोटोजोआ के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बेटे याद रखना कि सूक्ष्म जीवों को, वायरस को छोड़ करके बेटे, जैसे मुख्यतः जीवाणु और कवक, इनको किसी संवर्धन माध्यम पर उगाया जा सकता है, यानी इनका कल्चर करवाया जा सकता है, और कल्चर करवाने के साथ वहां पर ये कॉलोनी के रूप में ये वृद्धि करते हैं। यहां तक क्लियर। उसके बाद में दे रखा है बेटे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये मनुष्य में और जंतुओं में और पादपों में कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जो अपन पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। लेकिन बेटे ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सूक्ष्म जीवी रोग ही पैदा करते हैं। इसमें बेटे कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य के लिए, पादपों के लिए या अन्य जंतुओं के लिए लाभप्रद होते हैं। तो बेटे अब ये किस किस क्षेत्र के अंदर ये लाभप्रद होते हैं, तो बेटे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवी का प्रयोग, है ना, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में सूक्ष्म जीवी का उपयोग, वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीवी का उपयोग, और जैव नियंत्रण कारकों के निर्माण में सूक्ष्म जीवी का उपयोग। तो बेटे इस तरह से सूक्ष्म जीवों का अपन उपयोग पढ़ेंगे। तो आइए देखिएगा बेटे, शुरुआत करते हैं अपन, यानी नंबर 1 से। नंबर 1 या इसको कैपिटल ए दे दे बेटे, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवी। यानी बेटे जो घरेलू उत्पाद होते हैं, हाउस होल्ड मैटर होते हैं बेटे, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों का क्या क्या उपयोग होगा। तो बेटे दही का भी आपने नाम सुन रखा है, ब्रेड का भी आपने नाम सुन रखा है ना। कई प्रकार की जो चीज होती है बेटे, योगर्ट होता है या दूध से संबंधित कई सारे उत्पाद होते हैं। तो बेटे ये सारे के सारे जो उत्पाद हैं ये सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी में बनाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया को तो नाम सुना होगा बेटे, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है बेटे, ये दूध को दही में निर्माण करने में काम आता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। तो बेटे कैपिटल ए, मैंने आपसे क्या बताया कि सूक्ष्म जीवों का जो उपयोग है बेटे घरेलू उत्पाद बनाने में किया जाता है, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, वाहित मल के उपचार में किया जाता है, और यहां तक कि कई प्रकार के जैव नियंत्रण कारकों के निर्माण में किया जाता है। तो पहला उपचार अपन यहां ले रहे हैं बेटे घरेलू उत्पाद में। तो घरेलू उत्पाद आप जानते हैं जो हमारे घरों में काम आने वाली चीजें हैं, जैसे दूध से दही बनाया जाता है ना, आटा होता है बेटे मैदा, उससे जो है ब्रेड बनाई जाती है ना। कई प्रकार के जो है क्या कहते हैं बेटे दही,
चीज बनाई जाती है ना, उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, चीज के अलावा बेटे कई ब्रेड वगैरह ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ कौन कौन से सूक्ष्म जीवी काम आते हैं ये अपन को देखना है। तो इसमें पहला अपन ले रहे हैं यहाँ पर घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो बेटे इसका ये पहला पॉइंट आप याद रखना है कि प्रतिदिन सूक्ष्म जीवी या उनसे उत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं, और इनका सामान्य उदाहरण है दूध से दही का उत्पादन। यानी बेटे याद रखना कि हमारे घरों में कई सारे ऐसे उत्पाद होते हैं जिन्हें अपन निरंतर जो है उपयोग में लेते हैं, और इसका मोस्ट कॉमन उदाहरण जो है वह है दही। बेटे दही जो है हमारे शरीर के लाभदायक भी होता है, लेकिन याद रखना जो व्यक्ति दही खाता है ना, अच्छा बताओ बेटे वो कौन सा उत्पाद मतलब कौन सा उपभोक्ता होगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उत्पादक। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि दही खाने वाले जंतु होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। बताओ बेटे जल्दी। तो इसका जवाब क्या होगा? आंसर नंबर 3 यानी द्वितीय उपभोक्ता, ना कि प्राथमिक उपभोक्ता। कारण क्या है बेटे कि दूध के अंदर जो जीवाणु है ना वो खुद प्राथमिक उपभोक्ता है, और जो दही खाएगा तो वो उन प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा रहा है। तो दही खाने वाला जो मनुष्य है वह द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि उस दही के अंदर बेटे जीवाणु हैं, और जीवाणु परपोषी होते हैं, और परपोषी ये दूध से अपना भोजन ले रहे हैं। तो बेटे ये वहां कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है वह कहलाता है द्वितीय उपभोक्ता। तो ये याद रखना बेटे कि घरेलू उत्पादों में प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट याद रखना बेटे इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस तथा अन्य जिन्हें सामान्य लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये ध्यान रखना बेटे, यानी LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, ये दूध में वृद्धि करते हैं और उसे किस में बदल देते हैं बेटे? दही में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, लैक्टोबैसिलस। ये क्वेश्चन बेटे कई बार आ गया। तो लैक्टम का माने दूध होता है, और दूध में पाए जाने वाला जो जीवाणु है ये ध्यान रखना लाभकारी जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और बेटे इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है या ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है ये बेटे दूध में पाया जाता है, और दूध में ये क्या करता है? दूध को दही में बदलने में काम करता है। तो इतना आपको याद रखना है। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक प्रकार का अम्ल उत्पन्न करता है बेटे, जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित और आंशिक रूप से पचा देता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बच्चों कि ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये बेटे लैक्टिक एसिड के निर्माण में मदद करता है, जिससे दूध दही में भी बदल जाता है, और साथ में जो प्रोटीन होती है उसे स्कंदित करता है बेटे। वरना तो आप देखो कि दूध तो क्या होता है? तरल होता है, पानी के जैसा होता है, और दही जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है बेटे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि पानी जो तरल था दूध वह गाढ़ा हो गया? तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ये बेटे दूध में मौजूद जो प्रोटीन होते हैं ना उसे स्कंदित कर देता है, उसे जमा देता है। तो जैसे जैसे प्रोटीन, जैसे लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, तो याद रखना बेटे लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन ये दोनों ऐसी प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है। ये स्कंदित प्रोटीन है, जैसे अंडे में होते हैं ना, यानी एग एल्ब्यूमिन, एग जो है क्या कहते हैं ग्लोबुलिन। तो बेटे ये स्कंदित प्रोटीन होती है, इनमें जमने की कैपेसिटी होती है। तो यहां याद रखना बेटे प्रोटीन को स्कंदित करता है। तो ये प्रोटीन कौन सी होती है? जैसे लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन, और एक होगी बेटे लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन। लैक्टोएल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन ये दो ऐसी प्रोटीन हैं जिनमें जमने की क्षमता होती है। तो यहाँ आप देख ले बच्चों कि वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक अम्ल उत्पन्न करता है जिसका नाम होगा लैक्टिक एसिड, और ये जो अम्ल होता है ये दूध में मौजूद जो प्रोटीन होते बेटे, कौन सी प्रोटीन बताया मैंने? लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, और ये प्रोटीन को स्कंदित कर देता है और आंशिक इनको पचाने में मदद भी करता है। तो बच्चों ओवरऑल आपको
क्या याद करना है, दूध में पाए जाने वाला सहजीवी बैक्टीरिया। नाम बताइए जल्दी, क्या नाम है बेटे, लैक्टोबैसिलस, या फिर याद रखना क्या बोलोगे इसे, LAB। LAB क्या नाम है बेटे, LAB का, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो याद रखना, इसे आप याद कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए बेटे व्हाट इज द LAB, तो ये लैब नहीं है, वरना आप लोगों केमिस्ट्री की लैब, बायोलॉजी की लैब, फिजिक्स की लैब, तो ये लैब नहीं है बेटे। लैब क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और इट द फंक्शन क्या है बेटे, तो इसका फंक्शन है इट कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड, यानी बेटे ये दूध को दही में बदलने के काम आता है। अब दही कैसे बनेगा, दूध तो पतला होता है, तो बेटे दूध में जो लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबिन जो प्रोटीन पाई जाती है, वह इस बैक्टीरिया के द्वारा जो एक अम्ल बनाया जाता है, वह उस अम्ल की मौजूदगी में यह प्रोटीन स्कंदित होती है और दूध गाढ़ा हो जाता है। इतना आपको याद करना है। आगे देखिएगा बेटे, नंबर 4th पॉइंट आपको याद रखना है। तो नंबर 4 क्या है, दही की थोड़ी सी मात्रा। अच्छा ये भी आपको याद होगा बेटे, है ना, ये ऐसे पॉइंट है जो हमारे दैनिक जीवन में भी अपन करते हैं बेटे। ये ऐसा क्यों नहीं कि अपन नई पहली बार ही अपन दही दही का नाम सुन रहे हैं। अब मान लो हमारे घर में दही खत्म हो गया, तो अपन क्या करते हैं, पड़ोसी के घर से थोड़ा सा दही लाते हैं, या थोड़ा सा दही दे दे, हमें भी दही जमाना है, यही कहते हैं ना बेटे। तो क्या होगा, जो हम थोड़ा सा दही लाएंगे, उस दही में हजारों करोड़ों जीवाणु होंगे, और उसको जब अपन सामान्य दूध में मिला देंगे, तो बेटे कुछ समय बाद में क्या होगा कि वो जो दूध है ना, वह भी दही में बदल जाएगा। लेकिन पहले अपन ने क्या किया, एक थोड़ा सा दही वहां से लाए और उसको अपन ने सामान्य दूध में मिलाया, और वह दूध भी किसमें, दही में बदल जाता है। तो वहां पर जीवाणु ने वृद्धि की होगी, और वृद्धि करके दूध की प्रोटीन को स्कंदित किया होगा, और जैसे दूध की प्रोटीन स्कंदित होती है, तो बेटे फिर क्या होता है, वह दूध जम जाता है। तो यहां आप देखिएगा, ये देखो बेटे कि दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव या प्रारंभिक दूध में या ताजे दूध में मिलाया जाता है ना। निवेश द्रव ले लो, या बेटे इसको प्रारंभ के रूप में ताजा दूध ले लो, है ना। तो देखो यहां पर कि अपन ने क्या किया, दही की थोड़ी सी मात्रा किसमें मिलाए बेटे, आप तो सीधा याद करो, ताजे दूध में मिलाए। और ताजे दूध में मिलाने पर इस निवेश द्रव में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, है ना, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं। तो बच्चों ये लॉजिक है, ध्यान रखना। एक बार और समझ लो, कभी कभी तो ऐसा मौका आया ही होगा कि हमने जो है थोड़े से दही लेकर उसको ताजे दूध में मिलाया होगा, और कुछ समय बाद में अपन ने देखा होगा कि बेटे वह जो दूध है वह पूरा का पूरा दूध ही दही में बदल गया। तो अब आप इसको क्या लॉजिक समझोगे कि हमने जो थोड़ा सा दही लिया है उसमें बेटे जीवाणु मौजूद है। कौन सा जीवाणु है, या तो लैक्टोबैसिलस बोल दो बेटे, या फिर इसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, मोस्ट कॉमन है, क्योंकि दैनिक जीवन में बेटे दही का बहुत यूज लेते हैं अपन। तो ध्यान रखना, केवल खाना ही सब कुछ नहीं है, खाने के साथ साथ जानकारी लेना भी बेटे जरूरी है, क्योंकि आप साइंस के बच्चे हो, तो आपको हर चीज के नॉलेज होना चाहिए कि अपन खा रहे हैं तो उसमें कौन सी प्रोटीन है ना, अपन जो चीज ले रहे हैं बेटे उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ये नॉलेज भी अपन को होना चाहिए। तो बेटे ध्यान रखना कि अपन ने क्या किया, थोड़ा सा दही लिया, उसको ताजे दूध में मिला दिया, तो बेटे क्या देखे अपन वहां पर कि उस ताजे दूध के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में क्या बन गए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बन गए। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बने, इन्होंने लैक्टिक एसिड का निर्माण किया, और इसकी उपस्थिति में क्या हुआ बच्चों कि दूध में जो प्रोटीन थी लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, वो स्कंदित हुई, और उसके स्कंदित होते ही क्या हुआ कि वो जो दही दूध था वो बेटे किस में बदल गया, दही में बदल गया। तो ये लॉजिक है बेटे, याद रखना। थोड़ा सा दही मिलाएंगे, उस दही में बेटे जो जीवाणु है, उस दही जब दही मिलाएंगे अपन पानी उसमें ताजा दूध के अंदर, तो ये जीवाणु की संख्या में बेटे वृद्धि होगी, लाखों करोड़ों की संख्या में ये जीवाणु बनेंगे, और जैसे ही जीवाणु की संख्या में वृद्धि होगी तो वो जो ताजा दूध था उसकी प्रोटीन स्कंदित हो जाएगी, और वह भी दही में बदल जाएगा। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो, इतना ही नहीं, ये विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाने में
पोषण संबंधी गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। यानी बेटे इसमें इतना ही नहीं है, यह भी आपको याद रखना है कि ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये दूध में विटामिन B12 की गुणवत्ता में सुधार लाता है। और आपको याद है ना बेटे, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, और ये हमारे शरीर में रक्त निर्माण में मदद करती है। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर बेटे जो ये विटामिन B12 है, विटामिन B12 इसका नाम क्या है, साइनोकोबालामीन, और इसका जो बेटे यूज है ना ये है रुधिर निर्माण, ब्लड फॉर्मेशन। इसका जो यूज है वह है रुधिर निर्माण यानी ब्लड फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा याद रख लेना, ये जो दूध में पाए जाने वाले या दही में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है बेटे, ये विटामिन B12 की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं। और विटामिन B12 की गुणवत्ता में सुधार होगा तो उतना ही ज्यादा बेटे हमारे अंदर ब्लड बनेगा या रक्त निर्माण में भी सुधार होगा। तो ये याद रखना, ये इतना ही नहीं, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं ये विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने में और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका निभाता है। यानी मैं आपको बता दूं बेटे कि यहाँ पर जो फीमेल होती है, फीमेल, तो फीमेल का एक जेनिटल पार्ट होता है बेटे वेजाइना, तो वेजाइना के अंदर ये पाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ये वेजाइना की पीएच पर नियंत्रण रखता है। यानी यहाँ की पीएच पर ये नियंत्रण रखता है ताकि यहाँ पर संक्रमण नहीं हो। तो बेटे इसका यूज मैं और बता देता हूं कि देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का मेन यूज क्या हुआ बच्चों, दूध को दही में बदलना। पहला प्रयोग तो ये याद कर लेना। अगला प्रयोग आप क्या याद करेंगे कि बेटे ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये विटामिन B12 के निर्माण में भी वृद्धि करता है और इसकी गुणवत्ता में सुधार में भी वृद्धि करता है। यहां तक क्लियर। उसके अलावा बेटे मानव के शरीर में ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये कई अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी रोकता है। जैसे मादा जो होते बेटे फीमेल, उसका जेनिटल पार्ट होता है वेजाइना, तो वेजाइना के अंदर भी ये पाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और वहां पर ये बेटे लैक्टिक एसिड का निर्माण करके ये वेजाइना की पीएच पर नियंत्रण रखता है ताकि वहां पर अन्य सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं होता है। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना है कि विटामिन B12 के निर्माण में भी ये मदद करता है, हमारे पेट में भी ये होता है बेटे, ध्यान रखना। उसके अलावा सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोगों को भी ये रोकने में मदद करता है। तो ये आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के प्रयोग याद करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन, तो आगे जब बढ़े अपन तो इसमें आपको देखने को मिलेगा दाल चावल का बना ढीला आटा, जिसका प्रयोग, ये ध्यान रखना बेटे, दाल चावल का ढीला ढाला आटा, यानी जिसको अपन कहते हैं ना कि एक तरह से रात में घोल के मान लो अपन को डोसा बनाना है, तो बेटे पहले उस आटे का किण्वन करवाना पड़ेगा, उसको फर्मेंटेड करवाना पड़ेगा। तो वह ढीला ढाला आटा जो मैदा का भी हो सकता है बेटे, उसमें डोसा बनाने में या इडली बनाने में अपन उसका यूज लेते हैं, तो उसका पहले किण्वन करवाया गया है। देखा होगा ना, खट्टा खट्टा हो जाता है वो, जिसको अपन सड़ा हुआ आटा कहते हैं बेटे, उसी का बनता है डोसा इडली वगैरह। साधारण अगर डेली तुरंत ही आप आटा ले और तुरंत ही इडली डोसा नहीं बना सकते उस आटे का, क्योंकि पहले उसका किण्वन करवाया जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि दाल चावल का बना ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग डोसा तथा इडली जैसे आहार बनाने में किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा ही क्या होता है, किण्वित होता है। ये किण्वित आगे बताएंगे बेटे। तो ये भी याद रखना कि जो अपन इडली और डोसा बनाते हैं, तो इडली और डोसा बनाने के लिए उस आटे को फर्मेंटेड करवाना पड़ेगा, और फर्मेंटेड करवाने के साथ ही फिर बाद में उसकी इडली और डोसा बनाया जाएगा। अब बेटे उस आटे में पफोले पड़ते हैं, ऐसे पफ के इस तरह से बेटे गैस निकलती है, तो समझ लेना क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और बैक्टीरिया के अंदर होता है बेटे अवायवीय शोषण, और अवायवीय शोषण के दौरान जो है CO2 निकलती है। तो ये CO2 जब निकलती है तो एक बबल्स की फॉर्म में निकलती है, तो ये आटों में फफोले से पड़ जाते हैं जो CO2 के निष्कासन के माने जाते हैं। तो यहाँ आप देख ले
कि इस आटे में फूली हुई उभरी हुई जो शक्ल होते बेटे वह CO2 गैस के उत्पादन के कारण होते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना कि बेटे ये जो सड़ा हुआ आटा है या जो ढीला ढाला आटा है जिसे इडली और डोसा बनाया जाएगा, जिसे इडली और डोसा बनाया जाएगा, तो बेटे ये जो फूली हुई शक्ल जो आटा है उसमें जो फूली हुई रचनाएं आपको नजर आएगी जगह जगह पर, वह निष्कासित CO2 है। ये याद करना, कौन सी गैस के निष्कासन से होता है बेटे? CO2 गैस के निष्कासन से होता है। अब देखो कौन सा बेटे बैक्टीरिया था, यह आपको याद रखना है। तो ढीला ढाला आटा जिनका प्रयोग ब्रेड बनाने में, इडली बनाने में या बेकरी में किया जाता है, तो यहाँ एक जीवाणु सेकेरोमाइसिस सेरेविसिवी, ये याद कर लेना बेटे। ये जीवाणु इस आटे को जो है एक तरह से ढीला ढाला या बेटे जो है क्या कहते हैं जिसको ये ढीला ढाला आटा अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बेटे। तो ये ढीला ढाला जो आटा है इस आटे को सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये एक बैक्टीरिया है, इसकी मौजूदगी में बेटे ये फर्मेंटेड होता है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो या ब्रेड बनाना हो, तो पहले बेटे आटे को फर्मेंटेड करना पड़ता है, पहले आटे को किण्वित करना पड़ता है। और किण्वन के लिए यहाँ पर जिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है उस जीवाणु का नाम है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये वर्ड थोड़ा सा याद कर लेना बेटे। देखो दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया आपने याद किया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस, ये याद रखना बेटे। उसके अलावा याद रखिएगा कि बेटे अगर आपको आटे का फर्मेंटेशन करना है, आटे को ढीला ढाला आटा बनाना है, जिसे आपको इडली बनानी हो या आपको डोसा बनाना हो या आपको ब्रेड बनाना हो, तो बेटे इस आटे को ईस्ट में पाए जाने वाले सेकेरोमाइसिस जीवाणु से फर्मेंटेड कराना पड़ेगा। और जब ये सेकेरोमाइसिस से फर्मेंटेड करवाएंगे तो बेटे ये जीवाणु में अवायवीय शोषण होता है, और अवायवीय शोषण के दौरान वहां पर CO2 निकलती है, तो ये CO2 उस आटों में फफोले के रूप में बाहर निकलेगी। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे ध्यान रखना कि पारंपरिक पेय जो होते हैं, पारंपरिक पेय यानी जैसे कि बेटे वाइन है, विस्की है वगैरह, ये तो इन आहारों को भी बड़ी संख्या को सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वित कराकर तैयार किया जाता है। यानी बेटे जो ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना, जैसे टोडी पाम है, आदिवासी शराब होती है ना टोडी पाम, जिसको पीकर जिंगा लाला इस तरह से करते हैं ना आदिवासी। तो शिकार मिलते हैं बेटे रात में, महुआ है, टोडी है, इससे देसी शराब बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं ट्रेडिशनल ड्रिंक। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने के अंदर भी बेटे कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेटे यहां पर दाल चावल का ढीला ढाला आटा जिससे इडली डोसा बनाया जाता है ना, उसका यही ढीला ढाला आटा जो ब्रेड बनाने में काम आता है, ये ईस्ट से मौजूद बेटे एक जीवाणु का नाम है सेकेरोमाइसिस। तो ये सेकेरोमाइसिस जीवाणु की मौजूदगी में ये ढीला ढाला या किण्वित होता है। बेटे ये एक तरह से पोरस होता है, ऐसा लगता है जैसे इसमें तोड़ते हैं ना बेटे, तो जगह जगह पर इसमें एयर स्पेस नजर आते हैं। तो वो जो एयर स्पेस नजर आते हैं समझ लेना बेटे वह CO2 के होते हैं। कभी हमारे घरों में भी आटा खराब हो जाता है, 2 दिन आटा रखा रहने दो, खराब हो जाएगा बेटे, हल्की हल्की स्मेल भी आने लग जाएगी, और जब आप उसे तोड़ोगे ना तो उसके बीच बीच में से आपको एयर स्पेस नजर आएंगे, तो आप कहोगे ये आटा तो अब खराब हो गया। तो वो जो एयर स्पेस आपको नजर आएंगे ना बेटे वह CO2 के होंगे, ध्यान रखना। तो CO2 की फॉर्म में जो है क्या कहते हैं वह एयर स्पेस बन जाते हैं। और बेटे ये जो जीवाणु होते हैं इन्हें एक परंपरा की जो पेय है, ट्रेडिशनल ड्रिंक जिसको कहते हैं, उनके निर्माण में भी इसका जो है यूज लिया जाता है। तो यहां तक भी आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे दक्षिण भारत के कुछ भागों में एक पारंपरिक पेय जिसके टोडी कहते हैं, है ना, ये ताड़ वृक्ष यानी बेटे एक नाम होता है ताड़ी, शराब का नाम, ये इसको बेटे टोडी भी कहते हैं और इसको ताड़ी भी कहते हैं। ताड़ी ये बेटे क्या जो है टोडी पाम एक पौधे का नाम है, यानी टोडी पाम।
टोडी पाम, ये पौधे का नाम है बेटे टोडी पाम। तो इस टोडी पाम पौधे से इसे प्राप्त किया जाता है और इसे किण्वित करवाकर ये शराब तैयार की जाती है। तो याद रखना बेटे, आदिवासी लोग क्या करते हैं, एक पौधे का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये जो बेटे ताड़ी एक शराब होती है, ताड़ी एक शराब है, याद रखना, ये बेटे शराब होती है और ये शराब बनाई जाती है टोडी पाम, टोडी पाम वृक्ष से बनाई जाती है बेटे, ये याद रखना। सबसे ज्यादा रस स्त्रावण होता है इसके अंदर, रस स्त्रावण, यानी सबसे ज्यादा रस स्त्रावण इस टोडी पाम वृक्ष में होता है। तो बेटे आदिवासी लोग क्या करते हैं कि इस टोडी पाम के पेड़ के चीरे लगा लगा के इसको बेटे पात्रों में भर लेते हैं और विशेष तापमान पर पका करके और इससे ताड़ी नामक या टोडी नामक एक शराब बनाई जाती है। अब वो शराब बना लेंगे और सब आदिवासी लोग पिएंगे और फिर रात को क्या करेंगे, हू लाला झिंगा लाला। तो बेटे ये ध्यान रहेगा कि यहाँ पर ये जो कुछ दक्षिण भारत में पारंपरिक पेड़ टोडी बनाए जाती है जिसे ताड़ वृक्ष या फिर इसको क्या कहते हैं, टोडी पाम भी कहते हैं, इसके तने के स्त्रावण से किण्वित किया जाएगा और उससे ये तैयार की जाती है। उसके अलावा बेटे कुछ सूक्ष्म जीवों का जो प्रयोग है वह किण्वित मत्स्य यानी मछली, सोयाबीन और बांस प्रोरो आदि के भोजन के लिए भी तैयार किया जाता है। यानी बेटे मछली पकड़ना है या मछली पालन है तो मछली पालन के लिए भी भोजन चाहिए। उसके अलावा बेटे याद रखिएगा कि जो है यहाँ पर सोयाबीन तैयार करने के लिए और बांस का जो प्रोरोह शीर्ष है इसके भोजन बनाने के लिए भी यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो एक बार अच्छी तरह से देख ले बच्चों कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया, यानी मछलियों के भोजन प्राप्त करने के लिए, सोयाबीन के भोजन प्राप्त करने के लिए और बांस। बेटे जब ये मिट्टी में उगाएंगे तो इन्हें भी तो क्या चाहिए, इनको भी क्या चाहिए बेटे, तो इनको भी यानी इनको भी बेटे ध्यान रखिएगा भोजन की आवश्यकता होती है। तो आप याद कर लें कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किण्वित मत्स्य, मछली, सोयाबीन, बांस प्रोरोह आदि के भोजन तैयार करने में किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना बेटे। तो यहाँ सूक्ष्म जीवों का प्रयोग मछली के भोजन के लिए, बांस का जो प्रोरो होता है उसके भोजन के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पनीर या चीज एक प्राचीन भोज्य पदार्थ है, इसे तैयार करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा याद कर लेना बेटे, पनीर है ना, चीज जिसको अपन कहते हैं। तो बेटे ये भी अभी मैं नाम बताऊंगा। विशेष जीवाणुओं के माध्यम से इन्हें तैयार किया जाता है और बेटे इसमें सुगंध जो आती है, अलग अलग टाइप की जो सुगंध आती है वह अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं की मौजूदगी में ये सुगंध आती है। तो यहाँ आप देख लें बेटे कि पनीर या चीज का जो प्रयोग है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसको बनाने के लिए कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब आगे अपन देखते हैं कि विभिन्न किस्मों के पनीर अपनी संगठन संरचना, अपने सुगंध और स्वाद जैसे अभिलक्षणों से पहचाने जाते हैं, विशेष सूक्ष्मजीवी के प्रयोग से आते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटे कि यहाँ पर आप देखो कि जो विभिन्न प्रकार के पनीर हैं वो अपने सुसंगठन संरचना के लिए, अपनी सुगंध के लिए और साथ में जो है स्वाद के लिए पहचाने जाते हैं। और ये जो विशेष प्रकार का स्वाद है, विशेष प्रकार की जो सुगंध है, ये बेटे विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से ही आती है, अपने आप में ये सुगंध नहीं आती है। तो यहाँ आप देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेटे एक स्विच चीज है। क्या है? स्विच चीज में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र ये होते हैं प्रोपिनियोबैक्टेरियसेरेसाई। ये थोड़ा सा याद रखना, नामक बैक्टीरिया द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं, है ना, CO2 के कारण होते हैं। तो एक बात जिसकी वजह से ये चीज क्या हो जाए, थोड़ी फोरस हो जाती है बेटे, तो स्वाद में ये अच्छी लगती है। तो देखो कि यहाँ पर जो स्विच चीज है, अब स्विच चीज का जो स्वाद बढ़ता है वह कौन बढ़ाता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमेनाई, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमेनाई। और ये जो बैक्टीरिया है बेटे इसके किण्वन से वहां पर CO2 गैस निकलती है। तो ये इसकी वजह से इस चीज के अंदर क्या होता है बेटे, बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। तो कभी आ जाए कि यहाँ पर यानी स्विच चीज
तो स्विच चीज जो होती है बेटे, इसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र CO2 के बाहर निकलने के कारण होते हैं। इतना याद करना कि ये जो स्विच होते हैं बेटे, ये जो है CO2 के बाहर निकलने के कारण होते हैं और ये CO2 किससे निकलती है? प्रोपिओनिबैक्टीरियम सार में नहीं। तो ये आपको यहां पर याद करना है। उसी तरह से बेटे यहां पर आप देखिएगा कि एक विशेष प्रकार का चीज और है जिसको रोक्यूफोर्ट चीज कहते हैं। ये याद रखना, रोक्यूफोर्ट चीज, ये एक विशेष प्रकार की कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं जिसमें विशेष सुगंध आने लगती है। तो दो प्रकार की चीज यहां पर दे रखी है बेटे। एक तो होती है स्विच चीज, जिसका जो बड़े बड़े छिद्रों की वजह से ये पोरस हो जाता है, और एक बेटे रोक्यूफोर्ट चीज जिसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। तो बेटे रोक्यूफोर्ट चीज में सुगंध आएगी, वह कवक की वृद्धि के कारण आते बेटे, याद रखना। और जो ये यहां पर स्विच चीज है, इसमें बड़े बड़े जो छिद्र बनते हैं वो बेटे प्रोपिनियोबैक्टीरियम सिरमेनाई के कारण बनते हैं। ये CO2 छोड़ता है और CO2 इससे बाहर निकलती रहती है। तो ये दो चीज यहां पर याद करना, स्विच चीज और एक रोक्यूफोर्ट चीज। ये भी क्वेश्चन बन सकता है बेटे कि ये कौन कौन सी किसके कारण ऐसा होता है। उसके बाद में आप देखिएगा कि बेटे यहां आता उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग, बहुत से उत्पाद। अब यहां से बेटे ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया हमारा, ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया, औद्योगिक उत्पाद। दूसरा पार्ट यहां पर शुरू हो गया, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। इससे पहले बच्चों अपन पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे घरेलू उत्पादों के निर्माण में सूक्ष्म जीव। तो बेटे घरेलू उत्पादों के निर्माण में जो सूक्ष्म जीव हैं, उसमें सबसे मेन याद कर लेना बेटे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो दूध को दही में जमाने में मदद करता है। दूसरा बेटे सेकेरोमाइसीज याद कर लेना, जो कि एक तरह से ढीला ढाला आटा को किण्वित करने का काम करता है, जिसे इडली, डोसा, ब्रेड बनाई जाती है। उसके अलावा बेटे कई प्रकार के चीज बनाने में भी बैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी का उपयोग किया जाता है। तो ये तो था हमारे घरेलू उत्पादों के निर्माण में। अब अपन यहां पर दूसरा टॉपिक ले रहे हैं बेटे, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में। तो बेटे औद्योगिक उत्पादन के लिए जैसे ये ड्रिंक्स आती है बेटे, कोको कोला है ना, उसके अलावा ये शराब आती है जैसे वाइन है, विस्की है। तो ये औद्योगिक स्तर पर इनका निर्माण किया जाता है और फिर इनका बेटे एक तरह से इकोनॉमिक तरह से इनका व्यापार किया जाता है। तो आइए अपन यहां पर देखते हैं ऐसे कौन कौन से औद्योगिक उत्पाद है जिसके बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो बच्चों यहां पर आप देखिएगा कि यहां अपन पहला पॉइंट ले लेते हैं कि उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पाद संश्लेषण में किया जाता है, जो मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। भला ऐसा नहीं है कि औद्योगिक उत्पाद में यानी घरेलू उत्पादों में ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो। कई सारे सूक्ष्म जीवों का उपयोग अभी अपन पढ़ेंगे बच्चों, ये ऐसे ऐसे उत्पादों के निर्माण में किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो आगे अपन देखते हैं कि मादक पेय, एक तो ये याद रखना बेटे, मादक पेय यानी शराब भी कह सकते हो, और एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी एक तो बेटे यानी जो है शराब बनाने में, और एक एंटीबायोटिक बनाने में इसका उदाहरण है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे। कई प्रकार के देखो कि औद्योगिक उत्पादों में मैं आपको 3 तरह के बताऊंगा। पहले तो बेटे यहाँ पर ये वाइन वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, इसमें भी अपन को देखना है, यानी पेय पदार्थ। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स क्या होती है, और तीसरा इसमें एंजाइम्स और जो है क्या कहते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ कैसे बनाए जाते हैं। तो यहां पर आप देखो बेटे कि औद्योगिक उत्पादों के लिए मादक पेय और साथ में एंटीबायोटिक जो है ये मुख्य औद्योगिक उत्पाद है। और ये जो एंटीबायोटिक होते बेटे ये मेडिसिन होती है जो कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में काम आती है। और जो एंटीबायोटिक होती है जैसे पेनिसिलिन का तो नेम सुना होगा बेटे आपने, तो वह कवक से मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, उसके अलावा जो है बेटे एनाबिस, कई सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो मादक पेय और एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। तो ये भी याद रखना, क्योंकि बेटे अपने औद्योगिक
उत्पाद के लिए, औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीवी चाहिए। तो बेटे कोई वातावरण में तो ये सारे के सारे मिलेंगे नहीं, तो फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक बड़ा बर्तन लिया जाता है बेटे, जिसको जो है फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं, वहां पर इनका कल्चर करवाया जाता है और बड़े पैमाने पर वहां पर सूक्ष्म जीवों को पैदा किया जाता है। तो एक बार देख लें बच्चों कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, तो औद्योगिक उत्पादों में जो सूक्ष्म जीव हैं वो बेटे ध्यान रखना कि कई सारे मानव के मूल्यकारी जो उत्पाद है उनके निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। मुख्यतः दो उत्पाद सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो बेटे पेय पदार्थ है ना, जिसको अपन कहेंगे मादक पेय। मादक पेय यानी शराब कह सकते हो बेटे, ड्रिंक कह सकते हो। उसके अलावा इनका जो उपयोग किया जाएगा वह एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है। अब ये जो सूक्ष्म जीव है, व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करना, यानी बेटे अगर हमें व्यापारिक स्तर पर माइक्रोब्स को पैदा करना है तो बेटे एक बड़ा पात्र लेना पड़ेगा जिसको फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं, उसके अंदर इनका कल्चर करवाया जाता है और बड़े संख्या में वहां पर सूक्ष्म जीव पैदा किए जाते हैं। अब आइए बेटे इसका देखते हैं कि इसका यूज किस किस में है। तो सबसे पहला जो यूज है औद्योगिक उत्पाद के रूप में सूक्ष्म जीवों का, पहला यूज है बेटे यानी किण्वित पेय यानी फर्मेंटेड ड्रिंक। बेटे ऐसी फर्मेंटेड ड्रिंक जिसको पहले किसी विशेष जीवाणु के माध्यम से फर्मेंटेड किया जाएगा। ये आप भी जानते हैं, जैसे मान लेते हैं बेटे वाइन बनानी है ना, तो गेहूं का जो आटा होता है बेटे उससे पहले सड़ाया जाता है, माल्ट बनाया जाता है ना, उसके बाद में फिर उससे जो है ये वाइन शराब वगैरह बनाए जाते हैं। इसी तरह से चावल है, जो है, फल है, इनको पहले फर्मेंटेड किया जाता है, सेडिमेंट किया जाता है, उसके बाद में बेटे फिर इससे ये पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला उपयोग है मादक पेय, किण्वित पेय, या फिर बेटे इसे आप लिख सकते हो मादक पेय। मादक पेय यानी शराब। तो सूक्ष्म जीवी विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से, ध्यान रखना बेटे, ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन बनाने में, बियर बनाने में, विस्की बनाने में, ब्रांडी या रम जैसे पेय उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये सारे के सारे मादक पेय हैं। क्या क्या है बेटे मादक पेय, यानी वाइन, उसके अलावा बेटे बियर, उसके अलावा विस्की, ब्रांडी और रम जैसे पेय के उत्पादों में किया जाता आ रहा है। तो एक तो ये याद रखना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यही ईस्ट, नाम है बेटे सेकेरोमाइसीज सेरिसाई, ये अपन पहले भी आपको यूज लिया था बेटे। तो ये सामान्यतया बीवर्स ईस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। ब्रेड बनाने और माल्टीकृत धान्यों और फलों के रस में एथेनॉल उत्पन्न करने के प्रयोग में किया जाता है। तो ये याद रखना बेटे, शराब बनाने में ईस्ट है एक जिसका नाम वही है सेकेरोमाइसीस, ये याद रखना बेटे सेकेरोमाइसीस। तो ये जो ईस्ट होती है यहाँ पर, ये ईस्ट जो है ये ब्रेड बनाने में और माल्टीकृत धान्यों, बेटे माल्टीकृत वर्ड जो आता है ना ये माल्ट से आता है, माल्ट। ये माल्ट बेटे अंकुरित बीजों का एक घोल होता है। जैसे मान लो अपने दिन रात भर चावल और ये जो वगैरह गेहूं वगैरह गला दिए, सवेरे बेटे इसे पीस लिया और पीसने के साथ ही एक व्हाइट कलर का घोल बना जिसे माल्ट कहा जाता है। तो बेटे ये जो माल्ट बना ये भी बेटे सेकेरोमाइसीस ईस्ट की मौजूदगी में बनेगा। तो यहां आप देख लें कि यहां पर इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से बेटे, वाइन बनाने में या मादक पेय बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा, ईस्ट, जिसका नाम है सेकेरोमाइसीस, जो अपन ने वहां आटे को सड़ाने में इसका काम में लिया था बेटे, वही यहां पर भी वही ईस्ट काम आएगी। तो ये जो ईस्ट होती है ये ब्रेड बनाने में बेटे, माल्टीकृत धान्यों और फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में काम आती है। अब ये जो एथेनॉल की मात्रा होती है ये वाइन, बियर, ब्रांडी सब में बेटे अलग अलग परसेंटेज के रूप में होती है, याद रखना। उसके अलावा बेटे याद रखना कि यहाँ पर वाइन और बियर है ये तो उत्पादन बिना आसवन, बिना सेडिमेंटेशन से किया जाता है, सेडिमेंटेशन। और जो बेटे यहाँ पर विस्की और ब्रांडी होती है और रम होती है, इसका उपयोग जो है आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखना
कि बेटे पहले नंबर पर तो वाइन और बियर है, जिसका उत्पादन तो बिना आसवन से किया जाएगा, और उसके बाद में बेटे ब्रांडी है, रम है, और साथ में विस्की, इसका उत्पादन आसवन से किया जाता है। और यही कारण है बेटे कि यहाँ पर वाइन और बियर में एथिल अल्कोहल की मात्रा कम रहती है, लेकिन बेटे विस्की, ब्रांडी और रम के अंदर एथेनॉल की मात्रा ज्यादा रहती है। तो इस तरह से बेटे ये कई प्रकार के मादक पेय हैं जो कि इन सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी में बनाए जाएंगे, और उस सूक्ष्म जीवी का नाम है सैकेरोमाइसीज। तो याद रखिएगा बेटे कि सैकेरोमाइसीज जो है ये किस किस के बनाने में काम आते, कवक से मिलता है बेटे, ये कवक है, ये याद रखना। तो ये इडली डोसा बनाने में, ये ब्रेड बनाने में, ये मादक पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ष्म जीवी है जो कवक से प्राप्त होती है, क्योंकि ईस्ट क्या है बेटे, एक कोशिकीय कवक है ये। तो ये सैकेरोमाइसीज है जो कि ब्रांड मतलब मादक पेय बनाने में, ब्रेड बनाने में, इडली डोसा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था बेटे मादक पदार्थ, और इसी के साथ में बेटे ये आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। तो बेटे ये जो टॉपिक चल रहे हैं ये अधिकतर बेटे याद करने वाले ही टॉपिक है, इसमें कोई से समझने वाली बात नहीं है। इनको एक एक दो बार आप पढ़िएगा तो फिर बेटे ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।